फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यानी कि इसमें पूरी चैप्टर में कांग्रेस के बारे में बात होगी। कौन आया, कौन गया, क्या क्या हुआ, बस कांग्रेस के बारे में इसमें बातें होंगी। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास टॉपिक है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, यानी कि 1964 के मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वे पिछले एक वर्ष से बीमार थे। तो ऐसे में उनकी मृत्यु अचानक हो गई थी। तो ऐसे में देश में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी और हमें कोई दूसरा नेता चुनना पड़ेगा उनकी जगह। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी देश की कि नेहरू जी के बाद कोई दूसरा नेता बनेगा या ना बनेगा, या फिर सैन्य शासन हो जाएगा पाकिस्तान की तरह भारत में भी, या लोकतंत्र टूट जाएगा, बिखर जाएगा। विदेश के जो और भी आलोचक थे वो भी यही कहते थे कि अब भारत में लोकतंत्र नहीं टिक पाएगा, क्योंकि सबसे बड़े नेता, सबसे जिनकी बहुत करिश्माई नेता थे नेहरू जी, उनकी मृत्यु हो गई और अब लगता नहीं कि उनके बाद कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आसानी से सोल्व कर ली गई। कैसे, देखते हैं। भारत जैसे नवस्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या। यही सब सोच रहे थे कि इस देश का वो होगा क्या। देश आज़ाद तो हो चुका है और नेहरू जी ने लगभग 16 वर्ष तक देश पे शासन किया, तो अब उनके बाद शासन कौन करेगा। भारत के अलावा भी अन्य देशों को भी ये शंका थी कि नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं, या फिर टूटकर बिखर जाएगा। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया, लेकिन अब एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें। हम ये तो बाद में पढ़ेंगे कि नेहरू जी के बाद कौन आया, कौन गया, ये बाद में पढ़ेंगे। आप पहले ये क्वेश्चन देखिए कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपको कहना है कि 1960 के दशक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दशक में गरीबी की समस्या बहुत बहुत बुरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी। नेहरू जी की मृत्यु भी इसी दशक में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी इसी दशक में हुई थी। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, खाद्य संकट, इतनी सारी समस्याएं थी हमारे भारत में इस दशक में, 1960 से लेकर 1970 के बीच में। इसलिए इसे 60 का दशक कहा जाता है, क्योंकि 1969 तक ख़त्म हो रहा है 1960 का दशक। तो इससे आप लिख सकते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम थी, ये सारी समस्याएं थी। एक तो गरीबी की समस्या, नेहरू जी की मृत्यु, 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, खाद्य संकट और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी इसी बीच हुई थी। तो ये सब इसलिए इसे 1960 का दशक का खतरनाक कहा जाता है। अब देखिए, नेहरू जी के बाद शास्त्री के हाथों में शासन, यानी कि नेहरू जी की मृत्यु होगी तो उनके हाथों में शासन कैसे आया, ये देखते हैं हम। लोकतंत्र के उत्तराधिकारी की समस्या इतनी जल्दी हल हो जाएगी किसी ने सोचा ही नहीं था। सब वैसे ही कर रहे थे कि वह कौन देश में शासन करेगा नेहरू जी के बाद, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एक नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको इसके उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए चुना गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ सलाह मशविरा किया और लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया। कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष थे के कामराज। वो चाहते तो खुद भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो किंग मेकर थे, यानी कि किंग नहीं थे, किंग मेकर थे। वो राज करने में विश्वास नहीं रखते थे, किसी को राज करवाने में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने लाल बहादुर को आगे बढ़ाया और उन्होंने इन्हें चुना, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही अच्छे नेता माने जाते थे। और सबसे उनका स्वभाव ऐसा था, बहुत ही नरम स्वभाव के नेता थे वो उस टाइम पे, क्योंकि एक समय पे उनकी शासनकाल में वो पहले कोई मंत्री रह चुके हैं, नेहरू जी की करीबी थे। तो वो पहले रेल मंत्री थे, तो उनके मंत्री पद पर एक रेल दुर्घटना हो गई थी, तो उन्होंने वो पद ही त्याग दिया कि वो खुद को जिम्मेदार मानते थे। तो आप देख सकते हैं कि इस समय में ऐसा कौन नेता होगा जो रेल दुर्घटना की समस्या को अपनी समस्या मानकर पद त्याग देगा। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 18 महीने। बहुत ही कम समय तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन कम समय में उन्होंने वो किया जो नेहरू जी 16 साल में नहीं कर पाए।
शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। उन्होंने केवल दो चीज़ों पे ध्यान दिया, एक तो जवानों पे और एक किसानों पे। क्योंकि हमने शास्त्री ने देखा था कि 1962 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत बुरी तरह हारा था, भारत को समर्पण करना पड़ा था चाइना के आगे। तो उन्होंने एक तो हमारी सैन्य ताकत पे ध्यान दिया और एक किसानों पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। इसी टाइम पे नेहरू जी के शासनकाल के बाद ही हरित क्रांति आई। इन्होंने हरित क्रांति के लिए प्रयास किए और भू सुधार कानून भी इन्होंने लाया। मतलब इन्होंने जय जवान और जय किसान ये जो नारा दिया था इसका कार्य भी इन्होंने किया। जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ऐसे ये तीन नेताओं के बारे में हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में। अब देखते हैं, हमने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ लिया, उनका शासनकाल था 1900 से 1966 तक। अब इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी के बारे में आ जाइए। पूरे इस अब जो आगे है वो हमें इंदिरा गांधी के बारे में ही पढ़ना है। शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल सामने आ गया कि अब फिर से अचानक इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आपको देखिए, एक आपको कंफ्यूज होगा कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने थे। और फिर आपको ये दिखाएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा वापस प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन हुआ क्या था कि ये एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, जिस मतलब टेम्परेरी यानी कि अस्थायी। ये केवल 13 दिन के लिए बने थे। जब तक उनका क्रियाक्रम हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का क्रियाक्रम हुआ तब तक ये बने, और फिर लाल बहादुर शास्त्री का क्रियाक्रम हुआ तब तक ये बने। क्योंकि उनकी दोनों की मृत्यु अचानक हुई थी। अब अचानक मृत्यु हो गई तो अचानक चुनाव तो नहीं हो सकते ना, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया था। आप कन्फ्यूज मत होना। अब इंदिरा गांधी के बारे में देखते हैं। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। जो मोरारजी देसाई थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और मतलब बहुत अनुभवी नेता थे। ये बहुत इन्हें मतलब शौक था प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन जो इंदिरा गांधी थी वो कम अनुभव थी, राजनीति में कम दिनों तक सक्रिय थी। जब लाल बहादुर शास्त्री थे वो तभी भी मतलब उनकी कैबिनेट रह चुकी थी, कैबिनेट मंत्री रह चुकी थी। तो इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी। सिंडिकेट ने भी इंदिरा गांधी को समर्थन दिया और एक बार फिर भारत में सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम हो सका। यानी कि सिंडिकेट ये कांग्रेस नेताओं का ये संगठन है जिन्होंने इंदिरा गांधी को बढ़ावा दिया कि हम इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इंदिरा गांधी चुनाव में सफलतापूर्वक जीत भी गई। क्योंकि एक तो ये था कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, और एक ये कि मोरारजी देसाई जो थे वो बहुत ही क्रूर इंसान माने जाते हैं। वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और जनता उनसे भी बचना चाहती थी, इसलिए इंदिरा गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि किस कारण इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है। सिंडिकेट और उसके समर्थन में आने वाले नेताओं ने सोचकर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था कि इंदिरा गांधी उनके काबू में रहेगी। सिंडिकेट तो पता है क्या सोचता था, क्या कि हम इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री रहेंगी, लेकिन सारा कार्यभार हम संभालेंगे। जैसे मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बने थे और पीछे से सोनिया गांधी उसको चला रही थी, सोनिया गांधी चला रही थी। ऐसे ही सिंडिकेट ने भी सोचा था कि इंदिरा गांधी हमारी बातें मानेगी, जो भी हम कहेंगे वो हमारे काबू में रहेगी, मतलब हमारी कठपुतली बनकर रहेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। देखिए क्या हुआ। अब यहाँ तक इंदिरा गांधी की बात होगी। अब हम देखते हैं गैर कांग्रेसवाद क्या है। गैर कांग्रेसवाद देखिए, एक नेता थे राम मनोहर लोहिया, जिनके नाम पर दिल्ली में एक अस्पताल भी है। ये एक सोशलिस्ट पार्टी के मतलब नेता थे, जो ये कहते थे कि इंदिरा गांधी और जो ये सिंडिकेट है ये कांग्रेस के नेता है, और बाकी जितनी सारी पार्टियां थी उनको सबको मिला लो, उनको सबको मिला कर इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान चलाओ, मतलब उन्हें हटाने की कोशिश करो। तो इसे गैर कांग्रेसवाद कहा गया। मतलब कांग्रेस के अलावा सारी पार्टियां एकजुट हो गई थी, तो उसे गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। ये बात की बात है, हम ये बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखिए 1967 के चुनाव का परिणाम।
ये आप एक बार, हाँ ये देखिए, इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में क्या बदलाव किए। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जैसे ही आया बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, क्योंकि बैंकों में बदलाव किए, बहुत से बदलाव किए। जैसे पहले केवल अमीर को ही बैंकों में जाने का हक था, लोन लेने का हक था, लेकिन जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, उनमें बदलाव की गई, तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि गरीबों को भी अब उतना ही आरक्षण मिलेगा जितना अमीर को मिलता है। मतलब गरीब भी बैंकों में जा सकेंगे, लोन ले सकेंगे। जैसे जितने हक अमीरों का है वैसे उतना ही गरीबों को भी होगा। आणविक परीक्षण किया। और देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गरीबी हटाओ, ये नारे दिए उन्होंने। और एक सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, प्रिवी पर्स की समाप्ति। ये देखिए क्या होता है, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए प्रिवी पर्स क्या होता है, अपने रजवाड़ों के बारे में सुना है, तो ये उसी से संबंधित है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में रजवाड़ों के बारे में आपको बता रखा है क्या होते हैं रजवाड़े। आपको अगर ये भी नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी राज परिवार को सरकार द्वारा मिलने वाले भत्ते को प्रिवी पर्स कहा जाता है। देखिए प्रिवी पर्स क्या होता है कि हमारे जो रजवाड़े थे उनमें अंग्रेजी भी ये करते थे पहले से, कि उनको मतलब एक टैक्स दिया जाता था। टैक्स को ही प्रिवी पर्स कहते हैं। मतलब उन्हें जो अंग्रेज़ जितना भी कमाते थे उनमें से कुछ परसेंट, यानी कि 10%, 20%, 5% उन्हें टैक्स दे देते, रजवाड़ों को टैक्स देते थे। इसलिए वो रजवाड़े चुप रहते थे कुछ भी। अब अंग्रेज़ हमारे भारत से चले गए, तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि जब अंग्रेज ही चले गए, उनका शासनकाल ही चला गया, तो अब रजवाड़े ही नहीं रहे, वरना रजवाड़े ख़त्म हो चुके, तो ये टैक्स कैसा। तो ये टैक्स जो लेता था प्रिवी पर्स, वो नेताएं खा जाते थे। नेताओं मतलब जो नेता थे होते थे वो ही खा जाते थे बीच में। तो इंदिरा गांधी ने ये समाप्त करने की सोची। तो आपको पता होगा कि अब पता चल गया होगा कि प्रीवी पर्स क्या होता है। ये एक प्रकार का टैक्स ही होता है। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने इसको ख़त्म करने की मांग उठाई, क्योंकि जब राज परिवार ही नहीं रहा तो प्रीवी पर्स क्यों। इंदिरा गांधी ने 1970 में संविधान में संशोधन किया और प्रीवी पर्स की समाप्ति की। लेकिन इसमें एक आहट आई। जो हमारे मोरारजी देसाई हैं, जो कि चुनाव में हार गए थे, उन्होंने प्रीवी पर्स की समाप्ति को लेकर नैतिक रूप से गलत कहा कि ये गलत होगा। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात होगा। अब उनको ये नहीं पता कि रियासत ही नहीं थी, लेकिन वो इंदिरा गांधी से जल रहे थे क्योंकि वो चुनाव में हार गए थे पहले। अब देखिए जो हमने छोड़ दिया था, ये 1967 के चुनाव का परिणाम। 1967 के चुनाव का परिणाम क्या हुआ देखिए। एक तो गठबंधन बहुत हुआ और एक दल बदल बहुत हुआ। देखिए दोनों क्या है, गठबंधन दो पार्टियां या तीन पार्टियां जुड़ जाती है, उसे गठबंधन कहते हैं। कोई भी पार्टी हो, कितनी पार्टियां वो आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं। दल बदल क्या होता है, चुनाव जीतने के बाद अगर कोई भी नेता उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाए, जो उसे मतलब पसंद आ जाए दूसरी पार्टी, तो उसमें चला जाए, तो उसे दल बदल कहते हैं। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना। ये हमने 11th में भी पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। तो गठबंधन मैंने आपको बताया यही है कि 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना सामने आई, चूँकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। और ऐसे में आपस में एक कांग्रेस तो अलग थी, लेकिन जो बाकी पार्टियां थी गैर कांग्रेसवाद, उन सबका एक गठबंधन था। इसलिए गैर कांग्रेसवादी पार्टियां एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बना रही थी। पंजाब बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया है। यूनाइटेड फ्रंट एक पार्टी थी। अब दल बदल का मामला भी यहीं से सामने आया। देखिए कैसे। 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी थी। इसने राज्यों में सरकार के बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई।
जो ये 3 राज्य थे, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी था, कुछ 4-5 राज्य थे जिनमें मतलब दल बदल का मामला सामने आया। तो इस दल बदल को क्या कहा गया? आया राम गया राम। ये एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि आया राम गया राम किस चीज़ से संबंधित है, या फिर ऐसे कह सकते हैं दल बदल को क्या कहा गया। मतलब एक जुमला था जिसमें मतलब एक व्यंग किया गया कि आया राम गया राम। तो एक हरियाणा के मुख्यमंत्री मतलब एक पार्टी के नेता थे गया राम, गया लाल थे नाम शायद। तो उन्होंने पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में जाने की सोची और फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, लेकिन फिर 7-8 घंटों बाद फिर वापस कांग्रेस में आ गए। तो है ना जी बात, तो इसे ही आया राम गया राम कहा गया। ये कांग्रेस का विभाजन, हाँ ये देख लीजिए। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ये 1969 के चुनाव के बाद हुआ था। पहले वो ही पढ़ लीजिए आप, तभी आपको ये समझ में आएगा। हाँ ये ना, राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। देखिए यहाँ से एक कांग्रेस के पार्टी में टूट हो गई, मतलब टूट गई यहाँ से कांग्रेस की पार्टी। वो क्यों हुआ? देखिए, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुट्टेबाजी 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के के समय खुलकर सामने आई। हुआ क्या था कि हमारे एक राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई अचानक ही। तो उनके बाद ही ये सामने आया कि अब राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो उन्होंने कई लोग इसमें शामिल थे। तो सिंडिकेट ने सोचा कि क्यों ना लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, क्योंकि हमारी इंदिरा गांधी तो हमारी बातें सुनती नहीं है, तो कम से कम राष्ट्रपति तो हमारी बातें सुनेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को समर्थन किया और जीते भी यही। देखिए अब यहाँ से जब इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को जिता दिया, तो सिंडिकेट बहुत ही नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि हम मतलब इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने भी इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से अलग कर दिया, निकाल दिया गया। तो इंदिरा गांधी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जो यहाँ से है कांग्रेस का विभाजन। यहाँ से विभाजन हो गया था, तो 2 अलग पार्टियाँ बन गई थी। कांग्रेस से निकली हुई 2 पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और कांग्रेस आर। आप कंफ्यूज मत हो ना, कांग्रेस और कांग्रेस आर। तो कांग्रेस ओ जो थी वो सिंडिकेट की थी और कांग्रेस आर थी वो इंदिरा गांधी को। इनको नाम दे दिया गया, आर को इंदिरा गांधी और ओ को सिंडिकेट। इसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसको रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये बात तो अब देखिए कांग्रेस में विभाजन। ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखिए कांग्रेस का विभाजन। 1967 के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, किंतु इसी चुनाव के बाद कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। एक तो अभी कांग्रेस, मैंने आपको बताया कांग्रेस और कांग्रेस आर। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी। भाई 1967 का जो चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी को केंद्र में तो सफलता मिल गई थी, लेकिन जो राज्यों में 9 राज्य थे उनमें सफलता नहीं मिली थी। तो इंदिरा गांधी के सामने 2 चुनौती थी, एक तो जो देश की जो स्थिति थी उसको ठीक करना, और एक मतलब जो राज्यों में वो हार गई थी उसमें वापस सफलता पानी। तो अब इंदिरा और गांधी और सिंडिकेट के बीच कड़ा मुकाबला था, क्योंकि ये दोनों पार्टियां अलग हो चुकी थी 1969 में। अब जब 1972 का चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ था ये देखते हैं हम। लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच का मुकाबला देखते हैं। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद की पार्टी से ही मिली, क्योंकि जो सिंडिकेट थे उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और इंदिरा गांधी को अलग कर दिया। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट को लगा कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये थोड़ा सा इसका यहाँ रह रहा है, किंतु ऐसा हुआ नहीं। सिंडिकेट चाहते थे, वो इंदिरा गांधी ने वो सब किया जो सिंडिकेट चाहते थे। इंदिरा गांधी ने गरीबों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया
उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, यानी कि अब गरीबी मिटाओ, गरीबी बहुत थी हमारे देश में। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया कि गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम कायम किया। एक समय पे ये था कि जो इंदिरा गांधी है और सिंडिकेट है उनके बीच इतना मुकाबला था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलने लग गए थे। अब देखिए 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। सबसे शानदार जीत हुई थी 1971 विधानसभा का चुनाव हुआ था और 1972 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी की बहुत ही शानदार जीत हुई थी। इसका कारण था कि 1971 में भारत जीत गया था पाकिस्तान से। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, अर्थात कांग्रेस टूट गई तो उन्होंने अल्पमत में आ गई, मतलब उनकी सरकार गिर गई थी। और 1970 में उन्होंने खुद ही मतलब पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार समर्थन में बनी रही। जब उन्होंने लोकसभा भंग कर दी थी उन्होंने, और फिर अपनी नई लोकसभा बनाई थी, उन्होंने पार्टी से नहीं इस्तीफा दिया, मतलब लोकसभा को गिरा दिया था उन्होंने और अपने लोकसभा में नए नए मंत्री उन्होंने चुने, वो वाले सिंडिकेट वाले मंत्री उन्होंने हटा दिए थे। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ज़बरदस्त अभियान चलाया। भूमि सुधार कानून भी इसी में आया 1969 के आसपास, और जो हरित क्रांति वो भी 1967 में आई थी। मुकाबला, अब देखिए उन पार्टियों के बीच क्या क्या मुकाबला हो रहे थे। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठित ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में। जब 1972 का चुनाव होने वाला था तो सब ये सोच रहे थे कि सिंडिकेट की पार्टी जीतेगी, क्योंकि असली ताकत उसी के पास है, क्योंकि असली पार्टी तो वही है सिंडिकेट। उससे भाई इंदिरा गांधी अलग हुई है, उसने अपनी अलग पार्टी बनाई है, लेकिन जो असली पार्टी थी वो कांग्रेस ओ थी। तो सबको ये लगा कि सिंडिकेट जीतेगा। इंदिरा गांधी को गरीब तबकों से ज़्यादा समर्थन मिला। इंदिरा गांधी ने उस चुनाव के दौरान ये कहा कि जो सिंडिकेट है वो केवल ये चाहते हैं कि इंदिरा हटाओ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि गरीबी हटाऊँ देश से। तो लोगों को ये पसंद आया कि भाई ये सही कह रही है, तो हमें इसी को समर्थन करना चाहिए। तो 1972 में इंदिरा गांधी की शानदार जीत हुई, लगभग 352 सीटें जीती। अब देखिए 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूरी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ था। ये आपको पता है, ये इससे पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा है, कई बार ये आ चुका है कि आपको ये पता होगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया था और इसमें पाकिस्तान को मात खानी पड़ी और 40,000, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 20,000 सैनिक होने चाहिए, 20,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ता था, यानी कि सरेंडर कर दिया था। और सबसे बड़ी जीत थी हमारी ये, क्योंकि इससे पहले जो भी हमारे दो युद्ध हुए थे 1965 और 1962 का, उसमें भारत को ही थोड़ा मतलब नुकसान हुआ था, लेकिन इसमें भारत ने बांग्लादेश की भी इतनी मदद की, क्योंकि इस टाइम पे हमारा आर्थिक सुधार भी, सैन्य ताकत भी मजबूत हो गई थी। मैं 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। पहले ये मानते थे सभी कि इंदिरा गांधी बहुत अनुभवी नहीं है, अनुभवहीन है। तो इंदिरा गांधी ये दिखा दिया था सबको कि वो कितनी अनुभवी है। 1972 के राज्य विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस में बड़ी सफलता पाई, क्योंकि 1971 की जीत से इंदिरा गांधी लोकप्रिय हो चुकी थी। उनकी लोकप्रियता को चार चांद लग गए थे। मतलब 1971 की उनकी इतनी इस जीत को जो अन्य पार्टियां थी उन्होंने भी खूब सहारा इंदिरा गांधी को। अब देखिए कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। अब जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने, उनके सामने ये चुनौती थी कि वापस जो कांग्रेस दो थी, वो कांग्रेस और कांग्रेस आर, अब उनमें से कांग्रेस आर का ही केवल अस्तित्व रहे। तो उन्होंने कांग्रेस ओ को मिटाना चाहा, जड़ से ही खत्म करना चाहा। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें हर संघर्ष और तनाव को पचा लेने की क्षमता थी, यानी कि हर संघर्ष और तनाव से वो निपटने की क्षमता रखती थी। अब कांग्रेस ओ भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद कांग्रेस, जो 1972 का चुनाव हुआ था उसमें केवल कांग्रेस ओ को तो 16 ही सीटें मिली थी, बल्कि कांग्रेस आर को
352 सीटें मिली थी। तो देखिए कितनी बड़ी जीतें थी, मतलब वो पार्टी भारी हो गई थी बिल्कुल। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी, इसलिए वो ही आगे तक बनी रही। अब एक व्यंग किया गया है जो आपके पेपर में भी आ सकता है कि इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से एक बार सुनना। यह तो कुछ ऐसा ही है कि कोई मकान की बुनियाद और छत बदल दे, फिर भी मकान तो वही है। अर्थात ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई थी। जैसे हमारी मकान दो, उसमें बीच में दीवार लगा ली जाए, लेकिन वो रहेगा मकान तो एक ही ना। ऐसे इसमें कहा गया है कि कोई पार्टी अगर एक पार्टी से अलग हो जाती है, लेकिन रहती तो वो उसी पार्टी का हिस्सा है, और बाद में वो पार्टी ख़त्म हो गई, तो इसमें एक आ गया कि केवल छत बदलने से मकान नहीं बदला जाता। ऐसे ही पार्टी बदलने से कोई दूसरी पार्टी खड़ी नहीं होती, रहती वो एक ही है। तो इसमें एक व्यंग किया गया है, आपको खुद समझना है कि क्या कहा गया है इसमें। तो मैंने आपको बता दिया है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।